हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है फिजिक्स एबीसी में क्लास 2 में। और जैसे थंबनेल में आपने हुक देखा, वो मछली पकड़ने वाला हुक के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया हुआ लॉ, जो कि हुक लॉ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट हुक का जन्म 1635 में और उनका देहांत 1703 एडी में हुआ। तो रॉबर्ट हुक ने एक लॉ दिया जिनका नाम है हुक लॉ। तो वो क्या कहते हैं, हुक लॉ क्या बोलता है कि जब भी कोई बॉडी में हम स्ट्रेस देंगे तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेन पैदा होगा। और वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब हम जितना स्ट्रेस देंगे और उतना ही उसमें स्ट्रेन पैदा होगा। तो स्ट्रेस आप जानते हैं कि स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो हम जितना स्ट्रेस देंगे कोई बॉडी में तो स्ट्रेन उसमें पैदा होगा। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्ट्रेस को हम डिनोट करेंगे, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करेंगे, और स्ट्रेन को डिनोट करेंगे एप्सिलॉन से। तो यहाँ देखिए स्ट्रेस है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। तो जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई मेरे को कांस्टेंट देना पड़ता है, जो कि कैपिटल ई है। कैपिटल ई यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम यंग मॉडुलस भी बोलते हैं, और इसको डिनोट करेंगे कैपिटल ई से, ना कि इसको स्मॉल ई से करेंगे। थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बोलता है कि स्ट्रेन ऑफ मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस विथ इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। तो आप जैसे देख रहे हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन कब तक, विथ इन द इलास्टिक लिमिट। अगर आप इलास्टिक लिमिट नहीं लिखते हैं तो पूरा डेफिनेशन गलत हो जाएगा। तो हम उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व समझते हैं। ये आपको ये क्लियर हो गया होगा हुक लॉ। तो ये हुक लॉ में आपका एक की पॉइंट है कि इलास्टिक लिमिट, विथ इन द इलास्टिक लिमिट। अगर विथ इन द इलास्टिक लिमिट आप नहीं लिखते हैं तो डेफिनेशन आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। सो स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस विथ इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल। तो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस में हम उसको स्ट्रेस लिए हैं, और ये हो गया स्ट्रेन, एक्स एक्सिस में उसको स्ट्रेन है, एक्स एक्सिस। तो जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेस देंगे बॉडी में जैसे स्ट्रेस देंगे तो बॉडी में क्या होगा, स्ट्रेन। जैसा कि आपने देखा कि कोई बॉडी में अगर हम स्ट्रेस देते हैं तो क्या होता है, उसका डिफॉर्मेशन चेंज होता है, मतलब उसका शेप चेंज होता है। तो जैसे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, स्ट्रेस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या हो गया, बॉडी में स्ट्रेन आ रहा है, मतलब बॉडी में वो धीरे धीरे वो क्या हो गया, डिफॉर्म हो रहा। तो देखिए एक यहाँ से यहाँ तक ये आपका देखिए एक लीनियर हो गया, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन। तो एक पॉइंट हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब यहाँ प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन है, पूरा स्ट्रेट मतलब लीनियर लाइन है। और प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद वो लाइन देखिए कर्व हो गया, तो नॉन लीनियर है, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये आपका एक पॉइंट आ गया बी, और ये आपका पिंक लाइन हो गया, आपका ये हो गया यहाँ पे पिंक लाइन हो गया इलास्टिक रीजन, ये इलास्टिक रीजन, और ये पॉइंट हो गया बी प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब जितना स्ट्रेस देंगे उतना ही स्ट्रेन उसमें पैदा होगा। ये आपका लीनियर लाइन है। और प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद देखिए वो क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं होके नॉन लीनियर लाइन है बी लाइन तक। तो बी पॉइंट क्या हो गया, यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट पॉइंट। इलास्टिक लिमिट क्या हो गया, अगर हम यहाँ से स्ट्रेस अगर हम रिमूव करते हैं, ए पॉइंट से अगर हम स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो बॉडी क्या होता है, वापस अपना ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। बॉडी जैसे यहाँ इलास्टिक लिमिट तक पहुँच गए हम, इसको हम मतलब स्ट्रेस को रिलीज़ कर दिया, मतलब फोर्स को हम हटा दिए बॉडी से, तो क्या हो गया, तुरंत अपना क्या हो गया, वो स्ट्रेन, मतलब वो इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं, वो बॉडी क्या होगा, अपना ओरिजिनल शेप में ले लेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और स्ट्रेस देते हैं, धीरे धीरे हम लोग क्या किया, और स्ट्रेस दे रहे हैं। तो और स्ट्रेस दे रहे हैं तो ये आपका जो स्ट्रेस हो गया, यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस लगता है उसको बोलेंगे यील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग सिग्मा वाई से करते हैं। तो वाई हो गया यील्ड पॉइंट, तो इसको वाई से डिनोट किए, और सिग्मा तो आपको मालूम है कि स्ट्रेस से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका यील्ड स्ट्रेंथ। तो और धीरे धीरे स्ट्रेस हम लोग बढ़ाते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है कि हम लोग स्ट्रेस
स्ट्रेस देखिए वाई एक्सिस देखिए कम जा रहा है और एक्स एक्सिस ज़्यादा जा रहा है, मतलब कि हम लोग ताकत कम लगा रहे हैं, फोर्स हम लोग कम दे रहे हैं, लेकिन बॉडी में क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है बॉडी में डिफॉर्मेशन, क्योंकि वाई तरफ जा रहा हो, मतलब ये एक्स की तरफ जा रहा है, ना कि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखिए धीरे धीरे पॉइंट, एक पॉइंट में आ गया डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या हो गया, ये आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब कि ये आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो कि बॉडी सह सकता है, आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस आपका डी पॉइंट हो गया, जिसको सिग्मा यू से डिनोट करते हैं। वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब इससे ज़्यादा कोई बॉडी मतलब स्ट्रेस नहीं झेल पाएगा। तो अब देखिए बी और डी के बीच में एक पॉइंट है सी। सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट में मान लीजिए ए पॉइंट में अगर हम बॉडी को क्या करते हैं, ए पॉइंट में हम स्ट्रेस को रिलीज़ कर देते हैं। तो स्ट्रेस रिलीज़ करने के बाद क्या होता है कि वो बॉडी देखिए धीरे धीरे हम स्ट्रेस रिलीज़ कर दिए, तो ये बॉडी स्ट्रेन आ गया, देखिए पूरा जीरो तक नहीं पहुंच रहा, मतलब उसमें बॉडी में क्या आ गया, डिफॉर्मेशन आ गया। मतलब ए पॉइंट आपका मैक्सिमम लिमिट है। अगर यहाँ से अब बॉडी अगर हम इलास्टिक लिमिट तक अगर हम स्ट्रेस रिलीज़ करेंगे तो बॉडी अगर वापस आ जाएगा, लेकिन बॉडी अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा बिना कोई डिफॉर्मेशन लिए। लेकिन अगर हम बी से अगर थोड़ा से भी अगर आगे जाते हैं तो उसमें बॉडी में क्या आ जाएगा, डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। तो एक सी एक पॉइंट है जहाँ की हम बॉडी, जिसमें हम स्ट्रेस रिलीज़ करने के बाद भी बॉडी क्या हो गया, उसमें स्ट्रेन आ गया, परमानेंट स्ट्रेन आ गया, मतलब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, परमानेंट सेट। और ये जो रीजन हो गया प्लास्टिक रीजन हो गया। तो ठीक है फ्रेंड, तो यील्ड पॉइंट के बाद जो आ गया आपका, उसमें स्ट्रेन पैदा होना शुरू हो जाता है। और डी पॉइंट क्या हो गया, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब ये कोई बॉडी इससे ज़्यादा कोई स्ट्रेस ले नहीं पाएगा, उससे पहले ही फ्रैक्चर हो जाएगा, उससे ज़्यादा हम देंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा। ये मतलब मैक्सिमम है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि वो बॉडी सह सकता है। और देखिए अब जैसे जैसे हम लोग अब स्ट्रेस हम कम भी कर दे रहे हैं, लेकिन वो बॉडी में क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन देखिए नीचे तरफ आ रहा है, वाई एक्सिस नीचे तरफ आ रहा। तो हम बॉडी में मतलब क्या हो रहा है कि हम बॉडी में स्ट्रेस मतलब ताकत हम कम भी लगा रहे हैं, लेकिन बॉडी में क्या हो रहा है, स्ट्रेन पैदा होना मतलब हो ही रहा है। मतलब स्ट्रेन क्या हो रहा है, कम ताकत लगा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेन देखिए ज़्यादा हो रहा है। स्ट्रेन मतलब बॉडी में डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा, और धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी यहाँ से टूट जाता है। और यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट ए पॉइंट में आके क्या होता है, बॉडी टूट जाता है। मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आने के बाद बॉडी में अगर हम कम भी ताकत लगाते हैं, कम फोर्स भी लगाते हैं, तब भी वो बॉडी में स्ट्रेन आते रहेगा। और क्या होगा, एक पॉइंट में आके फ्रैक्चर पॉइंट, ई पॉइंट में क्या हो गया, फ्रैक्चर पॉइंट, ए पॉइंट में आके बॉडी क्या हो जाएगा, परमानेंटली डिफॉर्म होके टूट जाएगा। तो ए आपका डी हो गया अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, बी हो गया यील्ड पॉइंट, और ए हो गया ये हो गया आपका प्रोपोर्शनल लिमिट। मतलब यहाँ ए पॉइंट ए में मतलब इलास्टिक, और कि इसमें क्या हो गया, स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियर रहेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और लीनियर रहेगा। लेकिन यहाँ तक आपका क्या हो गया, बी पॉइंट में यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक हम लोग हुक लॉ को फॉलो करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा, विथिन द इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट तक मेरा स्ट्रेस और स्ट्रेन है, मतलब जितना स्ट्रेस देंगे उतना स्ट्रेन पैदा होगा। तो इलास्टिक लिमिट तक हुक्स लॉ मानता है, उसके बाद वो नहीं मानता है, इसलिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके बाद हम कम भी फोर्स लगाते हैं तो इसमें देख रहे हैं स्ट्रेन ज़्यादा पैदा हो जा रहा है। तो इलास्टिक लिमिट यहाँ तक हम बॉडी हम फोर्स रिलीज़ कर देंगे, स्ट्रेस रिमूव कर देंगे, बॉडी अपना वापस शेप में आ जाएगा। और ए पॉइंट में क्या होता है, बी से डी में कोई भी, बी से ई पॉइंट में कहीं भी आप स्ट्रेस हटा देंगे, वो परमानेंट सेट हो, मतलब वो वापस अपना बॉडी अपना वापस शेप में नहीं आ पाएगा। तो इसका इतना पढ़ने का क्या तामझाम है, मतलब इसमें हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कहाँ यूज़ होता है एप्लीकेशन, तो इसका यूज़ होता है आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस मटेरियल साइंस में यूज़ होता है कि इसे कोई मटेरियल का टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करता है कि हम लोग इतना लोड लेगा कि नहीं ले पाएगा, कि उससे पहले ही फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं साइंस और इंजीनियरिंग को है, किस लिए, फॉर बिहेवियर ऑफ इलास्टिक मटेरियल, कोई मटेरियल का हम लोग इलास्टिक बिहेवियर जानने के लिए हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड आपको आशा करते हैं कि समझ गया। अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए।